नमस्कार साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस एग्ज़ाम की सेकंड शिफ्ट की आंसर की आपको हम लोग देने वाले हैं। मैं बात करूंगा पेपर की, तो पेपर बहुत अच्छा हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा टफ या बहुत ज़्यादा इजी, ठीक पेपर है, अच्छा पेपर है, करने लायक पेपर है। मैथ रीजनिंग को अगर मैं छोड़ दूं, अगर मैं स्पेशल जीएस की बात करता हूं, क्योंकि जीएस का जो लेवल है वो ठीक है। सुबह का जो जीएस था वो अगर मैं 19 मानूंगा, तो जो अब सेकंड शिफ्ट में जीएस है ये 20 हो सकता है बस। लेकिन करने लायक क्वेश्चंस हैं। मैं सुबह भी बोला था कि एवरेज जो क्वेश्चंस करने वाले होंगे वो 22-23 क्वेश्चंस बड़े आराम से सभी लोग कर पा रहे होंगे, ठीक है। और जो जो अच्छी सी तैयारी जिनकी कर रखी होगी वो 25 से 28 के बीच में भी जा सकते हैं। 25-26 क्वेश्चंस अच्छा स्टूडेंट कर रहा होगा। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। अभी आपको सारे ही पार्ट के आंसर की यहाँ पर दी जाएगी, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीएस। तो जीएस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जीएस का पहला प्रश्न है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखी गई है। तो गोदान की बात करेंगे, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा इसको लिखा गया। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगर नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर भारत रत्न हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को। बहुत सारे बच्चे गलत करके आए हैं, 26 जनवरी टिक कर दिए होंगे, जो कि गलत हो जाएगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। लैक्टिक एसिड के बारे में पूछा गया है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? दही में लैक्टिक एसिड हो जाएगा। किस में होगा? दही में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा होगी। लिखा है गुड़ी पड़वा। यहाँ पर गुड़ी पड़वा की बात हो रही है, तो ये कहाँ का होगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। नेक्स्ट है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की है। तो ये गृह मंत्रालय की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गृह मंत्रालय की हो जाएगी। आगे हम लोग बात करते हैं, यहां लिखा हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर होगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। कहां पर? नई दिल्ली में हो जाएगा। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने का हेल्पलाइन नंबर क्या होगा? 1930 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 1930 इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, यहां पर हम लोग सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है उत्तर प्रदेश की पुलिस टैगलाइन क्या होगी। तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। और आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस जिले में होगी? तो नैनीताल में होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा नैनीताल। क्या होगा? नैनीताल इसका सही आंसर होगा। G20 का फुल फॉर्म पूछा था जी। G20 का फुल फॉर्म यानी कि समूह 20, जिसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, अब देखते हैं ये बोर्ड क्या एक्सेप्ट करेगा। देखिए यहां पर प्रस्तावित किया गया, यहां पर केलकर टास्क फोर्स है। हालांकि श्री रंगराजन ने 1951 में इसके बारे में बताया था, लेकिन बेटा ये समिति नहीं थी, ये समिति नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा केलकर टास्क फोर्स। क्या हो जाएगा? केलकर टास्क फोर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यहां हम बात करेंगे भैया, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता। म्यांमार, भूटान, नेपाल करते हैं, लेकिन मालदीव भूमि साझा नहीं करता। लिखा टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो टोक्यो जापान की राजधानी है। किसकी राजधानी है जी? टोक्यो जापान की राजधानी है। नॉर्मल सा क्वेश्चन ये हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है। तो कोलोराडो के द्वारा। किसके द्वारा? कोलोराडो के द्वारा क्या किया गया? ग्रांड कैनियन निर्मित किया गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किस में मिलती है? अरब सागर में मिल जाती है। लिखा है उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं।
और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय। अब यहां पर गड़बड़ कर दी होगी बच्चों ने, उन्होंने चरकुला को लगा दिया हुआ। चरकुला एक लोक नृत्य है, बात हो रही थी गीतों की, तो ये रसिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रसिया। ये क्या है? लोक नृत्य हो जाएगा, लोक नृत्य हो जाएगा, प्रिय लोक नृत्य हो जाएगा ब्रजभूमि का। जबकि लोकप्रिय गीतों की बात हो रही है रसिया। रसिया में राधा कृष्ण और राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी बताई गई है। किसकी? प्रेम की कहानी बताई गई है। ठीक है भैया, चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा है वस्त्र मंत्रालय में किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो जूट पटसन हो जाएगा, जूट इसका सही आंसर होगा। थंका, तो ये कहां का बेटा सबसे लोकप्रिय शैली है? सिक्किम की है। कहां की है जी? सिक्किम की हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, लिखा निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को बॉर्डर सजाया था? सजावट किसने की थी? नंदलाल बोस ने। किसने? नंदलाल बोस ने। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहां पर है, हाल में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा? तो फ्रांस में लगाई गई। कहां पे अनावरण हुआ है? फ्रांस में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात होगी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया? तो जलियांवाला बाग नरसंहार इसका सही आंसर होगा। आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है, नीली क्रांति मछली उत्पादन या मत्स्य पालन से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, आगे बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है आप लोगों के स्क्रीन पर 28 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के लिए डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित दस्तावेजों के तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण? तो आप कहेंगे डिजी लॉकर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल वृंदावन में बना था? अच्छा, वृंदावन नहीं, तो वृंदावन कहां पड़ता है? मथुरा में। कहां पड़ता है? मथुरा में। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इंडस्ड बैंक हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के? तो जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर लिखा हुआ है, आगे हम बात कर रहे थे, ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? तो भैया जिले में एक ही कलेक्टर होता है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी होगी? तो 160 है बेटा अधिकतम। निम्नलिखित, अच्छा इसके नीचे भी होगा ना, 34वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि भैया 34 है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत। आगे बात होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, या तो भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल लद्दाख में होगा जी? कहां पर होगा? लद्दाख में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसके उद्देश्य थे उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए मिशन शक्ति लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ए। आगे बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? तो बिहार छूती है, हरियाणा छूती है, लेकिन उत्तराखंड छूती है, ये नहीं छूती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना इसका सही आंसर होगा। आगे बात कर लेते हैं, यहां पर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है भारत
अगर बात होगी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी जो निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में होगी, तो नीलगिरी श्रृंखला में हो जाएगी जी। किसमें? नीलगिरी श्रृंखला में हो जाएगी। पश्चिमी घाट में है ये, और पश्चिमी घाट में नीलगिरी श्रृंखला आती है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यहां पर आपके अब हिंदी स्टार्ट हो गई, ममतेज सर आ चुके हैं हिंदी के लिए। चलिए, तो क्वेश्चंस बहुत बढ़िया थे, इसमें आप करके आए होंगे। चलिए, धन्यवाद। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा एकदम शानदार और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे, अब हिंदी को मिलाते हैं हम। देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 39 से हमारा प्रश्न स्टार्ट है। 39 से ये प्रश्न हमारा स्टार्ट है, इसको देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। सबसे पहली बात तो आ रही है तद्भव। तद्भव बोलते हैं हिंदी भाषा का शब्द जो होता, मृत्तिका मिट्टी को बोलेंगे, ओष्ठ होठ को बोलेंगे, बानर का बंदर होता, उल्लू होता है तद्भव, इसका तत्सम होता उलूक। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। सीख शिक्षा, श्रृंग सींग का हो जाएगा श्रृंग, और सांवला श्यामल को बोलेंगे। सूखे का होता है शुष्क, अर्थात उसने तत्सम की बात की। संस्कृत भाषा का यही है। आगे ध्यान, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची बताने हैं। ज्योत्सना, ललना, ललना यहाँ गलत हो गया। कौमुदी और मंदाकिनी, मेरे दोस्त यहाँ पर मंदाकिनी गलत हो गया। कौमुदी और ज्योत्सना ये बिल्कुल सही है। चंद्रिका और चंद्रहास ये यहाँ पर गलत हो गया। विकल्प सी वाला एकदम सही है। 41वें प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे देखो 42 क्या कह रहा। 42वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। सुसंगत का मतलब है मेरे दोस्त सही है, एकदम जो एकदम सही है उसको बताना। शत्रु को जीतने वाला, अजात शत्रु तो भाई उसको कहते हैं जिसका कोई शत्रु नहीं होता, है ना, ये गलत है। जो पढ़ा न गया हो उसको अपठनीय नहीं अपठित कहते हैं। जो पहले न हुआ हो अभूतपूर्व होनहार नहीं, यहां पर दिया है आदि से अंत तक मेरे दोस्त आधोपांत होता, बिल्कुल सही और सटीक है। नेक्स्ट है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द दे रखा, युग्म शब्द निर्वाद और एक है निर्विवाद। निर्विवाद का मतलब होता है बिना विवाद के, और निर्वाद बोलेंगे निंदा, अर्थात निंदा, और निर्वाद अर्थात निंदा बोलेंगे, और निर्विवाद बोलेंगे बिना विवाद के, अर्थात निर्वाद विवाद रहित। तो अर्थात कौन सा विकल्प? डी वाला। बाकी मेरे दोस्त अनुपयुक्त है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 44वें प्रश्न पर। क्या कह रहा? 44वां प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाक्य है जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य बताना। भाई, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, ये बात एकदम सही है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। तुम मेरे तरफ नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, तुम मेरी तरफ। उसने कहा शुद्ध, हमें अशुद्ध बताना, तो अशुद्ध वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला। बाकी सब शुद्ध दे रखे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा शब्द विकल्प गलत दे रखा। तनुज का तनुजा बिल्कुल सही है। सांप सांपिन है। चूहा चूहिया बिल्कुल सही है, लेकिन बनिया बनियान नहीं होगा, बनियाइन हो जाएगा। बनिया वनियाइन हो जाएगा मेरे दोस्त, विकल्प बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। 46वां कह रहा कि बधू शब्द का बहुवचन क्या होगा मेरे दोस्त? बधू, ध्यान रखना छोटे ऊ की मात्रा आ जाती है, अर्थात विकल्प डी वाला आ जाएगा, बधुएं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा? माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी, अर्थात मेरे दोस्त आप जानते हो जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं मेरे दोस्त हमारे संप्रदान कारक के अंतर्गत। तो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? मिठाइयां दी, अर्थात संप्रदान कारक हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 48वां प्रश्न कि भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिक मूल होगा। ई क्या लग रहा है इसमें? प्रत्यय। प्रत्यय कहां लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। निर्भिमान, निर्भिमान में उपसर्ग बताना, हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आदि में जुड़ते हैं, यानी कि आरंभ में जुड़ते हैं, ये बात का ध्यान रखना। तो निर्भिमान में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? निर, जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, बिल्कुल सही और सटीक होगा उपसर्ग में। आगे ध्यान, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ? भाई उसने कहा है नहीं हुआ, यानी कि ऐसा विकल्प बताना जिसमें सही समास विग्रह नहीं हुआ। वेद पुराण, वेद और पुराण द्वंद्व समास हो जाएगा। देह लता, लता रूपी देह या देह रूपी लता कर दो, कर्मधारय समास हो जाएगा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला मेरे दोस्त संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। आगे दिया नवनिधि, नवनिधि में यहां पर 9 प्रकार की निधियां जो दिया ये गलत दिया है, इसका समास विग्रह होगा नो
निधियों का समूह या फिर समाहार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे दिया है निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम बताना। तो निश्चयवाचक मेरे दोस्त यह और वह होते हैं, ये बात दिमाग में रखनी है आप लोगों को, जिसको हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम के रूप से भी जानते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। कह रहा कविश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। भाई कविश्वर में ध्यान रखो, पहले तो कवि की बात कर रहा हूं, यहां पर ध्यान दो, कवि में छोटी ई आएगी, उसका मेल बड़ी ई से होगा। जब छोटी ई बराबर बड़ी, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बनेगा तो बराबर में क्या आएगा, बड़ी ई आएगा, अर्थात दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत विकल्प बी वाला एकदम सही और सटीक हो जाएगा 52वें प्रश्न का। नेक्स्ट आगे दिया है क्या मेरे दोस्त आप लोगों का, क्या कोई तारे गिन सकता है। बाद में क्या गया प्रश्न, किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। भाई क्या कोई तारे गिन सकता है, किस चिन्ह का प्रयोग हुआ, अर्धविराम का तो मेरे दोस्त ये होता, कोष्ठक तो ये होता, निर्देशक ये होता। भाई क्वेश्चन मार्क लग रहा, क्वेश्चन मार्क प्रश्न सूचक को बोलते हैं। नेक्स्ट आगे दिया ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण, कहते हैं ना ये व्यक्ति ईमानदार, व्यक्ति की विशेषता बता रहा, सीधी सी बात है, जब व्यक्ति की विशेषता बता रहा है तो एक प्रकार का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, गुणवाचक हो जाएगा, गुण है, गुण का बोध करा रहा। कहते ना कि ईमानदार व्यक्ति है, ऐसे ना कहते। 55वें प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से सकर्मक, सकर्मक का मतलब होता है जो कर्म के साथ हो आप लोगों की। तो राम मंदिर अयोध्या में बना है, इसमें कोई मेरे दोस्त कर्म नहीं। रमेश ने खिलौने खरीदे, यहां पर आप खरीदने, पहले खरीदना आपकी क्रिया है, इससे पहले क्या लगा करके अपने उत्तर को पहचान सकते हैं, क्या खरीदे, खिलौने खरीदे, अर्थात मेरे दोस्त सकर्मक क्रिया वह छत पर है, यह भी नहीं। हाथी सो रहा, सोना अपने आप में अकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त अगले प्रश्न पर। 56वां प्रश्न क्या कह रहा हमारा, 56वां प्रश्न कह रहा हमारा कि गाय मीठा दूध देती है। भाई मीठा दूध देती है, ता है, ती है, ते हैं, यानी कि सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है उमा से पढ़ा नहीं जाता, अर्थात अकर्मक का अगर बोध होगा मेरे दोस्त, अगर अकर्मक का और एक वचन के अंतर्गत बोध होगा और निषेधात्मक निरर्थक वह किसमें जाता मेरे दोस्त, भाववाच्य के अंतर्गत जाता है, आप लोग जानते हो। कान पर जू ना रेंगना, अर्थात मेरे दोस्त बहुत दुख होना, हिम्मत टूट जाना या कुछ असर ना होना। भाई कहते ना है कि तेरे कान पर जू ना रेंग रही, बिल्कुल भी तुझ पर कुछ असर पड़ा ही ना, बिल्कुल भी। आकर्षण, भाई विलोम बताना, विकर्षण हो जाएगा। आकर्षण का विलोम क्या होगा, विकर्षण हो जाएगा। सब और विपत्ति का होना, अर्थात मेरे दोस्त आप लोग ध्यान दो, ऊंट के मुंह में जीरा बहुत अल्प वस्तु, छोटी वस्तु के लिए आता। एक अनार 100 बीमार और एक करेला और दूजे नीम चढ़ा, ना तो ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। आगे कुआ पीछे खाई, अर्थात चारों ओर मुसीबत, कहने का मतलब सब और विपत्ति का होना। विकल्प कौन सा, ए वाला एकदम जबरदस्त होगा। आगे दिया शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा। भाई जुगुप्सा होगा, शोक होगा, या क्रोध होगा, या निर्वेद होगा। भाई शांत रस की बात हो रही तो शांत रस निर्वेद अर्थात वैराग्य को दर्शाता है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा, भाई दोहे का जो उल्टा होता है वो मेरे दोस्त क्या होता है, सोरठा होता है। इजी है, सिंपल है ना, क्योंकि दोहे में होते हैं 13 और 11, 13 13 11 11, इसमें क्या होती 11 11 13 13, उल्टा होता, दैट्स ऑल। आगे देखो इसके बाद क्या कह रहा अगला प्रश्न, 63वां प्रश्न कह रहा रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी पानी शब्द की आवृत्ति हो गई, पानी शब्द के एक शब्द से कई अर्थ चिपक रहे हैं, और जहां एक शब्द से कई अर्थ चिपके होते वहां श्लेष अलंकार होता, एकदम जबरदस्त तरीके से। आगे दिया है मेरे दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंधित संबंध नहीं रखता। भाई भेद प्रकार को भी कहते हैं, भेद भिन्नता को भी कहते हैं, भेद रहस्य भी होता, लेकिन मूल्य तो कीमत होता। मूल्य क्या होता मेरे दोस्त, वो तो कीमत होता। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 65वां प्रश्न, भाई देखो गद्यांश को पढ़ करके हम लोगों को इसका उत्तर बताना, तो इसमें बताना हम लोगों को गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। इसमें सबसे ज्यादा शीर्षक जो महत्व है, जो उचित है, वो है आपका महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, यानी कि महात्मा गांधी ने इसमें ये वाली बात बताई है, पहली वाली लाइन में ही बताया उन्होंने कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जो व्यक्ति मेहनत करेगा, ये दिया देखो, महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे, खुद करने पर, स्वयं। यानी कि वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वे अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य साफ सफाई तक स्वयं करेगा, अपने आप करेगा। अर्थात ये कहने का मतलब है आप लोगों का इस प्रश्न में जो बताया उचित शीर्षक, आप कहोगे सर इसका डी भी तो हो सकता, भाई श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार हो सकता है, ये बात सही है, लेकिन मेरे दोस्त इसी से संबंधित एक विकल्प ए भी तो दे रखा कि श्रम की
की आवश्यकता, मेहनत की आवश्यकता भैया हर किसी को व्यक्ति को है, लेकिन उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम लोगों को बताना, तो गद्यांश के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। नेक्स्ट है समस्त का पर्यायवाची शब्द बताना, क्या होगा मेरे दोस्त, समस्त का पर्यायवाची शब्द बताना मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, तो समस्त का पर्यायवाची शब्द होगा मेरे दोस्त आप लोगों का संपूर्ण। समस्त किसको बोलते हैं, संपूर्ण को बोलते हैं एकदम। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर मेरे दोस्त। अगला पॉइंट क्या कह रहा, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष, श्रम सापेक्ष का मतलब होता है मेरे दोस्त आधारित, यानी कि उसी पर आश्रित, सापेक्ष मतलब आश्रित। जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष है। जीवन दर्शन, दर्शन से पहले उसने जो वरीयता दी है वो किसको दी है, श्रम को दी है, मेहनत को दी है। अर्थात महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा, महात्मा गांधी विचारों की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। अपने विचारों से ज्यादा वो किस पर महत्व देते थे, सबसे ज्यादा वो देते थे श्रम को, मेहनत को, क्योंकि उन्होंने यही बात सबसे पहले यही बताई है कि भाई मेहनत जो व्यक्ति करेगा वो जीवन में सफल रहेगा, और जो व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा वो असफल। क्योंकि इन्होंने मेहनती व्यक्ति को, श्रमी व्यक्ति को, श्रमिक को वो बताया है, जो श्रमिक होगा वो पापी नहीं होगा, और जो श्रमिक नहीं होगा उसको पापी बताया है ना। आगे पढ़ोगे अगले प्रश्न पर, आगे देखो क्या कह रहा कि गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा। भाई चोर की परिभाषा उसने उसको बताई जो बिना श्रम भोजन करता। शुरू में ही बताया ना, आप देख सकते हो इस गद्यांश में बताया है, ये दे रखा देखो, ये रिया सफाई करता। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है, जो श्रम नहीं करता ना वह पाप करता है, और पाप का अन्न खाता, पाप का ही अन्न खाता, ये वाली बात बताई है उसने। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा वीर, इसका होगा बिना श्रम भोजन करना, इसका होगा बिना श्रम भोजन करना। और गांधी जी पापी किसे मानते थे, जो श्रम न करने। शरण गुप्त की रचना है, आप लोग जानते हो। नेक्स्ट आगे, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है। नीरजा मेरे दोस्त महादेवी वर्मा की है। और हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, आप लोग जानते हो, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट और हिंदी। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट और हिंदी। तो मेरे दोस्त अपभ्रंश, अभट्ट तो है ही नहीं, हिंदी से पहले अभट्ट है, लेकिन है नहीं, क्या है, अपभ्रंश। बिल्कुल सही और सटीक क्या होगा, डी। वह बिल्कुल थक गया। ध्यान दो, काल का मतलब मेरे दोस्त समय से दर्शाता है, कब आएगा। स्थान मेरे दोस्त कहां से दर्शाता है। परिमाण मेरे दोस्त कितना दर्शाता है। वह बिल्कुल थक गया, कितना थक गया, बिल्कुल थक गया, परिमाण। और रीतिवाचक जो होता है मेरे दोस्त वो दर्शाता है आपका कैसे, वह कैसे आ गया। कहते ना बारिश अचानक आ गई, कैसे आ गई, अचानक आ गई। वह ध्यानपूर्वक पढ़ता, कैसे पढ़ता, ध्यानपूर्वक। तो इस बात को दिमाग में रखो। आगे देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची है कौन सा नहीं है। भाई देखो नहीं है कह दिया उसने, कोमल भी, मुलायम, मृषण भी और मुलायम भी। मृषण का विलोम वृक्ष होता, मृषण का अर्थ होता चिकना। आगे दिया कूल, कूल जो होता है मेरे दोस्त वो किनारे को कहते हैं। कूल क्या होता है मेरे दोस्त, किनारे को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगला पॉइंट कह रहा है कि संस्कृत भिन्नार्थक शब्द दिन, दिन और दीन। और भैया दिन, दिन क्या हो गया, दिवस, और दीन क्या हो गया, गरीब को बोलते हैं। आंखों के सामने मेरे दोस्त, जो आंखों के सामने होता है वो प्रत्यक्ष होता है। इससे पहली वाली शिफ्ट में इससे प्रश्न आया था। तो आप लोगों के प्रश्न मेरे दोस्त पूरे हो गए हैं। उम्मीद है अब आप लोगों की क्या होगी मेरे दोस्त, 77 से स्टार्ट है मैथ आपका। राहुल तिवतिया भैया कराएंगे अब आपको मैथ। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो सेकंड शिफ्ट हो चुकी है। पहली शिफ्ट में मैथ के पेपर की बात करूं, मैथ का कंप्लीट एनालिसिस करूं तो टोटल 20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। मैंने आपको ओवरऑल स्कोर भी बताया था कि 15-16 जो है वो स्कोर सही है। जो बच्चा इतना करके आया है वो एक अच्छा स्कोर करके आया है, और जो इससे ऊपर करके आया है, 15-16 से ऊपर सही क्वेश्चन करके आया है, वो बोनस के हैं, वो बढ़िया है, वो एकदम लाजवाब है। लेकिन अगर दूसरी शिफ्ट की बात करूं तो दोस्त इसमें भी आप लोगों से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर जो है इसमें एक जो 5 क्वेश्चन आपसे पाई चार्ट के उससे ग्राफ से पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएंगे तो 5 क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। और अगर वो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आए तो वो 5 के 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेचीदे हो सकते हैं।
उससे ठीक अलग, जैसे पिछली अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो वहां भी एक दो क्वेश्चन जो थे उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल दी थी, ऐसे ही यहां भी मेंसुरेशन में 2D की कैलकुलेशन थोड़ी सी आप लोगों को मुश्किल, थोड़ी सी नहीं, यूपी कांस्टेबल के हिसाब से अच्छी खासी कैलकुलेशन आप लोगों को दी हुई है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन कैलकुलेटिव पूछा गया है, आसान है लेकिन कैलकुलेशन उसमें भी दी गई है। जहां एग्जाम का प्रेशर हमारे सिर पर होता है वहां ऐसे क्वेश्चंस को मैं मानूंगा कि ये आपके मॉडरेट वाली श्रेणी में भी मैं इन क्वेश्चंस को रख रहा हूंगा। ठीक है बच्चे, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैं बताता चलूंगा कि कौन से क्वेश्चन इजी हैं, करने लायक क्वेश्चन थे, कौन से क्वेश्चन को मैं मॉडरेट कह सकता हूं। अगर मेरे दोस्त मैं बात करता हूं, पहला क्वेश्चन है गुणनफल में इतना इकाई का अंक पूछा है। तो आपने बताया होगा 2 की गुणा 8 में 6, 6 निम्मा 54, 4 4 चौक 16, तो इसका जो इकाई का अंक हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मेरे दोस्त बात करता हूं यहां पे 78 क्वेश्चन को बात करता हूं, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बहुत आसान था। पहले ये आप लोग डिवाइड को सॉल्व करते, तो डिवाइड को जब आप उल्टा करते तो ये हो जाता 8/4, इसे काटते 2 से 2 कट जाता, 3 चौक 12, यहाँ 1 आ जाता, 1 + 4 5 हो जाता, 5 में से 12 जाता, -7 आप लोगों का बच रहा होता। ये भी आसान क्वेश्चन था, इजिली आप लोग बना लेते। अगर मैं दोस्त आगे बात करता हूं, 79 क्वेश्चन में गलती देखने को मिली है थोड़े से बच्चों से। अगर दोस्त मैं यहां देखूं तो देखो, पहले सबकी गुणा कर लो, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 चौक 144 होगा। पॉइंट के बाद 1 अंक, 2 3 अंक, 3 और 3 6 अंक, लेकिन 2 जीरो यहां लगी हुई हैं तो 6 अंक नहीं आएंगे आंसर में, पॉइंट के बाद 4 अंक आएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्त, ये आप लोगों को इस टाइप का मैराथन में भी कराया गया था। उन जोड़ियों की संख्या के बारे में बताइए जिसका एचसीएफ जो है 15 है और एलसीएम 138 है। ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? जब भी आपसे जोड़े की बात कहता है तो मेरे दोस्त एचसीएफ से जो है वो एलसीएम कटना चाहिए। अगर कट रहा है तो जोड़े बनेंगे, और अगर नहीं कट रहा है तो दोस्त एक भी जोड़ा संभव नहीं है। तो ऐसा कोई जोड़ा मौजूद नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अब अगर मैं आगे बात करूं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करता हूं, तो ये आप लोगों का रेशो का क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त। 851 को इस रेशो में बांटा गया था। यहां से अगर देखूं तो पहले इसे हटा लीजिए, 2 3 4 से कटने वाली संख्या 12 से गुणा करोगे यहां 6 आ जाएगा, 12 से गुणा करोगे यहां 8 आ जाएगा, और 12 से गुणा करोगे यहां 9 आ जाएगा। 9 और 8 17 और 6 23 हो जाएगा। 23 को इसके बराबर रखेंगे, 23 तिया 69 होते हैं, 70 16 23 7 161 हो जाएगा। तो एक पार्ट की वैल्यू 37 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा है पहला भाग, यानी वो 6 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। 7 42 इकाई का अंक 2, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन है। अभी तक जो मैंने 4 क्वेश्चन आप लोगों को बताए, चारों के चारों क्वेश्चन दोस्त मैं कहूंगा कि हाँ करने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूं, ये आपका पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। अगर मैं यहां से देखता हूं 10% लोगों की मृत्यु होगी, 10% लोगों की मृत्यु होगी तो 90% लोग अभी भी जिंदा हैं। आगे वो कह रहा है कि इसके कारण शेष लोगों में से 25% ने गांव छोड़ दिया, तो क्या 75% अब भी जिंदा, 75% अभी भी गांव में मौजूद है। फिर जनसंख्या घटकर इतनी रह जाती है, तो उसने ये वैल्यू 2025 आप लोगों को दी हुई है। और आप लोगों से शुरुआती वैल्यू पूछी है, गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की संख्या कुल ज्ञात कीजिए कितनी होगी। तो ये दोस्त मैंने बता दिया है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3000 जो है वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे साथी। ये क्वेश्चन मैराथन में आप लोगों को कराया गया है, मैंने ही क्या सबने ही कराया होगा। एक नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगर मैं इस पे देखूं तो इसका 50% जो है वो लाभ आ जाएगा। अगर साधारण ब्याज की बात करूं, पहली शिफ्ट में आपसे साधारण ब्याज का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा गया था, लेकिन इस शिफ्ट में आपसे साधारण ब्याज का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं यहां से कहूं बेटा हर साल 2% अधिक ब्याज जो है वो हर साल 2% अधिक मिलता है, तो 3 साल में 6% अधिक हो जाएगा। और उसने कितना दिया है, 420 दिया है।
तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। तो 100% मूलधन होता है, तो मेरे दोस्त मूलधन कितना हो जाएगा 7000। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैं कहूंगा कि इजी ही क्वेश्चन आप लोगों को कह सकता हूं कि करने लायक मेरे साथी क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मैं इसे कैलकुलेशन के हिसाब से मॉडरेट की श्रेणी में रखूंगा। जब आप इसका आंसर निकालोगे तो वो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10,250 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो मॉडरेट क्वेश्चन मैं आपसे कह सकता हूं। अगर मैं आगे बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन सबने कराए हैं, मैंने भी कराए हैं मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत ये है, अंतिम 6 का ये है, तो छठा परिणाम क्या होगा? तो ये आपके सामने 110 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये इजी क्वेश्चन है, करने लायक है। बारी बारी का मैंने आप लोगों से कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा चांसेस हैं बारी बारी के क्वेश्चन के आने के। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 41/4 हो जाएगा। ये 9 दिन में, ये 12 दिन में, और बारी बारी से काम करते हैं तो 41/4 हो जाएगा। अगर मैं दोस्त यहां बात करता हूं, उस तरफ जाता हूं, तो ये क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव। देखो, सुबह वाली शिफ्ट में भी आपका एपी से क्वेश्चन पूछा गया था, जहां मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। टीएन जो होता है वो a + n-1 × d होता है। इस वाली शिफ्ट में भी आपसे पूछा गया है। वहां 21वां पद आपसे पूछा गया था, यहां 14वां पद आप लोगों से पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा -38। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं 89 की बात करता हूं तो दोस्त मेरे, ये वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस के हिसाब से काफी कैलकुलेटिव बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट की श्रेणी में रखूंगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे फुर्सत के पलों में, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोगों को 90 मीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों से आगे बात करता हूं, 90 क्वेश्चन की बात करता हूं। 90 क्वेश्चन तो बहुत आसान है ये तो मेरे दोस्त की 500 मीटर की दूरी इस चाल से तय करेंगे तो कितने मिनट लगेंगे? तो 1.5 मिनट का समय लग रहा होगा। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे साथी, ये वो ग्राफ है जो आप लोगों को दिया हुआ है। ये वो ग्राफ है मेरे दोस्त। इसमें जो रेशो दिया हुआ है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। यानी अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां 6/10 लिखेंगे, यानी कि 3/5 होगा। इस पॉइंट को हटाएंगे 8/10 लिखेंगे, यानी कि 4/5 होगा। यहाँ 3/10 हो जाएगा, यहाँ 12/10 हो जाएगा, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। यहाँ 15/10 हो जाएगा, 3/2 होगा, और यहाँ 9/10 हो जाएगा, और यहाँ 1.6/10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। ठीक है, ऊपर जो है आप लोगों को क्या दिया हुआ है? इंपोर्ट दिया हुआ है, नीचे एक्सपोर्ट दिया हुआ है। ऊपर आयात दिया हुआ है, नीचे निर्यात दिया हुआ है। क्वेश्चन ने कहा किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात कम था? सबसे कम 0.3 ये वाला था। तो 2003 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप देखोगे सबसे कम जो नजर आएगा वो यही नजर आएगा, 0.3। तो ये 2003 में है, तो इसका जवाब 2003 हो जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं दोस्त, 92 की तरफ अगर मैं चलूं, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? निर्यात यानी नीचे वाली वैल्यू जो है, नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर वाली वैल्यू से ज्यादा है। कितने वर्षों में दोस्त? तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है 4 आएगा, है ना। निर्यात आयात से ज्यादा, निर्यात आयात से अधिक था, तो ये 4 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त, कि यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था? तो आप कहेंगे 325 करोड़ था। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर मैं आगे बात करता हूं मेरे दोस्त कि 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो मेरे दोस्त रेशो में कंपैरिजन नहीं होता है। रेशो में कंपैरिजन नहीं होता है, तो इसका जो हो जाएगा वो डाटा इनएडुकेट हो जाएगा, यानी डेटा अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बता के जाऊंगा मेरे दोस्त,
95 की अगर मैं बात करता हूं, 95 जो है 2004 में आयात इतना था, दोनों में इतना है, तो मेरे दोस्त 2005 में आयात कितना हो जाएगा, 450 करोड़ इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये था मेरे साथी आप लोगों के सामने मैथ का, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे कह भी रहे हैं, जैसे एक दो बच्चा पता है क्या होता है, भीड़ जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा रहने वाली है जिनका सिलेक्शन नहीं होना है या जिनका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा नहीं गया है। आप लोग भी जानते हैं जहाँ 50 लाख फॉर्म होते हैं तो उसमें से जो फिजिकल के लिए पास होंगे वो 1.5-2 लाख इतने ही मैक्सिमम पास होंगे, या 6 लाख हो जाओ या 5 लाख हो जाओ या 7 लाख, मतलब जो बल्क में लोग हैं वो फिजिकल से बाहर होने हैं। तो उन्हें पता भी है दोस्त, उन्हें पता भी है कि हम लोग बाहर होंगे, हमारा पेपर अच्छा नहीं गया है। जब पढ़ने का टाइम था तब उन्होंने पढ़ाई नहीं की, तब उन्होंने कुछ भी कहा, कुछ भी मतलब कुछ भी करते रहे, लेकिन अब कह रहे हैं जी आपके पढ़ाए हुए में से ये नहीं आया, आपके पढ़ाए हुए में से वो नहीं आया। तो मेरे दोस्त मैं ये बता दूं कि मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, जिसने भी पढ़ाया है, चाहे वो यूट्यूब पर पढ़ाया हो, चाहे ऑफलाइन में पढ़ाया हो, ये वो जर्नल क्वेश्चन है जो सबने पढ़ाए होंगे, जो सबने पढ़ाए होंगे। मैं बस इतना आप लोगों से कहना चाहूँगा, ठीक है। बाकी आगे का कंटिन्यू करेंगे, अब आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, और रीजनिंग आगे का जो सर कर रहे होंगे वो रीजनिंग राहुल शर्मा सर कंटिन्यू कर रहे होंगे। मेरे दोस्त जिनका कल एग्ज़ाम है, जिनका कल एग्ज़ाम है मेरे दोस्त, वो आराम से जाइए, पेपर का एनालिसिस करिए। अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त अगर कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो इस शिफ्ट में पाइप एंड सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इस शिफ्ट से जो है वो इतना पेचीदा क्वेश्चन आप लोगों का समय तथा कार्य से भी नहीं पूछा गया है, वो पूछा गया है आप लोगों का केवल आसान सा क्वेश्चन। कंपैरिजन टू पहली शिफ्ट के कंपैरिजन करूं मैं तो दूसरी शिफ्ट में टाइम एंड वर्क से आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं टाइम एंड डिस्टेंस की बात करता हूं तो पहली शिफ्ट में भी कोई क्वेश्चन नहीं था और दूसरी शिफ्ट में भी टाइम एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे कि कल वो आपसे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहली शिफ्ट में ऐसा ही नहीं था, दूसरी शिफ्ट में सीआई नहीं है, तो इन दोनों में से वो एक को लेके चल रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। रेशो से पहली शिफ्ट में भी आसान क्वेश्चन था, इसमें भी आसान क्वेश्चन है। अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन निकालता हूं तो मेरे दोस्त इस वाली शिफ्ट में आप लोगों को 5 क्वेश्चन डिपेंड करेंगे कि आपको समझ आ रहा है चार्ट या नहीं समझ आ रहा है। वो जो ग्राफ वाला था, अगर वो समझ आ गया तो 5 क्वेश्चन आसान है, और अगर वो समझ नहीं आया तो 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर वो मुश्किल हो सकते हैं। तो वो टोटली डिपेंड ऑन कि आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, 2-3 क्वेश्चन जैसे पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, वो क्वेश्चन वास्तव में कैलकुलेटिव थे, वो अगर हो गए हैं तो बहुत शानदार है ये आपके लिए, और अगर वो नहीं हुए हैं तो वो मोस्टली लोगों से नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो अगर मैं अपनी तरफ से अपने 20 क्वेश्चन की आप लोगों को कट ऑफ बताऊं कि एक बढ़िया स्कोर क्या हो सकता है, तो मैं इस वाली शिफ्ट में 15 का एक बढ़िया स्कोर बताऊंगा। लड़का लड़की वो दोनों के लिए 15 का एक बेस्ट स्कोर बताऊंगा, बहुत बढ़िया स्कोर बताऊंगा, ठीक है। इससे ऊपर जा रहे हैं, बोनस में जा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, अच्छा स्कोर आप लोग कर रहे हैं। आगे का कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के गूगल फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर भरिएगा। कितने क्वेश्चन किए, कितने गलत थे, ओवरऑल कितना कटने के बाद, नेगेटिव कटने के बाद कितना रहा है, तो ये सारी चीज उसमें पूछी गई हैं, जरूर भरिएगा उसे, ठीक है। अब आगे का कंटिन्यू करेंगे राहुल शर्मा सर। आ जाओ दोस्तों, चलो अब रीजनिंग के क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग अगर मैं बात करूं तो भाई पिछले पेपर की तरह इस पेपर में थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बड़ा है पिछले के मुकाबले। और अगर मैं बात करूं तो लगभग वही आपके 10 से 12 क्वेश्चन, आपके 7-8 क्वेश्चन हैं मेंटल एबिलिटी वाले, मानसिक अभिरुचि वाले, और जो आपके पुलिस व्यवस्था से संबंधित रहते हैं
उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके जो डिसीजन मेकिंग वाले हैं वो इस बार थोड़े से अच्छे, मतलब टाइम टेकिंग वाला कह सकते हैं, टाइम टेकिंग वाला पूछा गया है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूं जानवर, सब्जी और आलू का डायग्राम बनाना है, तो सब्जी के अंदर आलू आ जाएगा, जानवर अलग आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर मैं इधर बात करूं आपका, मैं वेन डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई वेन डायग्राम से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वेन डायग्राम की यहाँ बात की जाए, ये कह रहा है त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शाता है, त्रिभुज वाले डॉक्टर वाले हैं, और वर्ग जो है वकील लॉयर को दर्शाता है, और व्रत जो है साक्षर एजुकेटेड को दर्शा रहा है। तो भैया अब आपको बताना था कौन सा उन डॉक्टर और वकीलों की संख्या को दर्शाता है जो साक्षर है, यानी कि तीनों में आने वाला, तीनों में आने वाला नंबर हमारा 5 था, तो इसका आंसर होने वाला है 5 इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आपके में ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं तो थोड़ा ध्यान से करना आप सभी लोग। यहां मैं बात करता हूं, यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ, ये आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 18। 18 प्लस 6 भाग 7 गुणा 5 माइनस 2 वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका 18। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शानदार तरीके से राइट है। और ये दर्पण छवि वाला पूछा गया था, मिरर इमेज वाला, तो मिरर इमेज सभी ने किया होगा, ये कोई गलत करने वाला क्वेश्चन तो है नहीं। इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा था, तो इसको इधर की तरफ छापना था। किसी के में ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसी के में ये ऑप्शन इधर हो सकता है, ये वाला इधर हो सकता है। इसको इधर की तरफ छापेंगे, नीचे रहेगा, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। बाकी ऑप्शंस गलत थे क्योंकि यहाँ टॉप बॉटम को चेंज कर दिया, बिल्कुल गलत है ना। यहाँ चेक करूंगा, यहाँ भी टॉप बॉटम चेंज कर दिया, बिल्कुल गलत। और यहाँ बात की जाए तो इस वाले सर्कल में टॉप बॉटम चेंज किया है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। ये कह रहा है कौन सा शब्द उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 आई आ रहे हैं और ऊपर केवल एक था, ऊपर केवल एक था, तो ये नहीं बनाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपकी रिपीटेड सीरीज थी, यानी कि खालिस्तान को भरना है, तो यहाँ आप पेयर जो बनाओगे वो 4-4 के पेयर बनाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लॉजिक बन रहा था वो बन रहा था ACBD, 4 ही अक्षर हैं हमारे पास और चारों चीजें हर किसी में एक एक आ रही है, जैसे कि ACBD। अब यहाँ CA आ गया, A आ गया, B आ गया, D रह गया, तो D को यहाँ रख दिया जाएगा, ACBD, फिर CADB, ACBD, इस तरीके से चीजें चल रही थी। शुरुआत में A है और बीच में 4 बार D है और लास्ट में B आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एक सीरीज थी, ये बिल्कुल आसान वाली सीरीज थी, इसमें +11 हो रहा है। 12 से 11 जोड़ोगे 23, फिर 11 जोड़ोगे 34, फिर 11 45, फिर 56 और 11 67, ऑप्शन नंबर बी। पिघलना तरल, पिघलने के बाद कोई चीज तरल में बदल जाती है, जमने के बाद कोई चीज बर्फ यानी कि ठोस में बदल जाती है। बर्फ नहीं, बर्फ लगा दिया होगा बहुत से बच्चों ने, बर्फ गलत है। कोई चीज पिघलती है तो पिघलने के बाद वो लिक्विड में बदलती है, लिक्विड में। और कोई चीज अगर जमती है तो जमने के बाद वो ठोस हो जाती है, हार्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 104 की अगर मैं बात करूं, 104 नंबर का क्वेश्चन जो था हमारा, DBMS, इनको रिवर्स में लिख दिया है बस, SMBD। ऐसे ही जावा को आप रिवर्स करके लिखोगे तो AVAJ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहां आपसे स्क्वायर पूछे गए थे, वर्ग कितने हैं, वर्गों की संख्या कितनी होने वाली है, तो इसमें 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग कर सकते थे। 9 4 13 और 1 14, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बात करता हूं। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डायरेक्शन। तो एक व्यक्ति घर से शुरू करता है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, और इसका जो आपका आंसर आ रहा है वो है 11 किलोमीटर। ठीक है, सॉल्यूशन आप लोग कर लेना, सॉल्यूशन बाद में भी करा सकते हैं हम, क्वेश्चन को थोड़ा फटाफट से कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका इधर आने वाला है, इधर आ जाइए भैया फटाफट से। हाँ, 107 नंबर का क्वेश्चन है भाई। इसमें बोला गया है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन। ठीक है, यहां से स्टार्ट है। क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जाना चाहिए? इसमें 4 तर्क दिए गए थे, 4 तर्क।
और मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो मुझे ये लग रहा है, फिर भी मैं इसको भैया डाउट में रखता हूँ। डाउट में देखो, मैं एग्जैक्ट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर मुझे फर्स्ट और सेकंड लग रहा है। तीसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाता है, चौथा वाला गलत हो जाता है, बचते हैं फिर ये मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी इसको आप डाउट में रखना, बोर्ड इसका क्या आंसर दे वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको भी, इसीलिए मैं इसको डाउट में रख रहा हूँ। ठीक है, कभी आप सोचो कि गुरुजी आपने तो ए बताया और बोर्ड ने इसका आंसर जो है वो बी या सी कुछ भी मान लिया, तो उसका थोड़ा सा है ना, मैं आपको पहले ही इस चीज को बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 ये है आपका, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है, चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। बिल्कुल शानदार आपका कराया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं, ये चीज़ गलत हो जाएगी, स्टेटमेंट में इस बात को नहीं बोला गया। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका भैया कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन, हाँ ये आ गए आपके जो डिसीजन मेकिंग वाले। ये अच्छा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, मतलब पूरी लैंग्वेजों को, पॉइंटों को सभी को नोट करना था। मैं डायरेक्ट आंसर्स पर लगा रहा हूँ, क्लास में इनको आपको करा दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है ना, चलो तो मैं डायरेक्ट ही, जैसे कि ये मिहिर वाला जो क्वेश्चन है, मिहिर को कंपनी में 5 वर्ष के लिए, तो मिहिर वाले का जो आपका आंसर है मैं उसको बता देता हूं। मिहिर वाले का जो आंसर है आपका, यदि केवल उसे पीएफ दिया जाएगा, मिहिर, बस ऐसे याद रखना, मिहिर वाले क्वेश्चन का आंसर है यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अशोक को 10 वर्ष। अब अशोक वाले क्वेश्चन को सुन लो। अब अशोक, ऐसे याद रखना है, मिहिर वाले का तो केवल पीएफ है, और जो अशोक वाला है इसके लिए हमारा आंसर है उसे जी और पीएफ दोनों दिए जा सकते हैं, जी और पीएफ। देखो ये टाइम टेकिंग था, हार्ड नहीं था, टाइम टेकिंग अच्छा खासा था, कर सकते थे अगर आपके पास टाइम, और सारा ही खेल टाइमिंग का था एग्जाम में। ये मैं अगर आपसे बात करूं, ये जो आपके 8 क्वेश्चन तो आपके जो पुलिस लाइन वाले आ गए, पुलिस से रिलेटेड, पुलिस व्यवस्था से, और 5 क्वेश्चन ये 13 क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो 13 क्वेश्चन जो हैं ये टाइम टेकिंग है। बाकी 1 या 2 क्वेश्चन ही, मतलब 15 क्वेश्चन भी अगर मैं कहूं तो 40 का स्कोर तो सभी के लिए पॉसिबल था, सभी के लिए 40। उससे ऊपर ये समझने वाले क्वेश्चन थे, तो टाइमिंग का सारा खेल था उससे ऊपर तो। ठीक है, तो अशोक वाले का आंसर है भैया जी और पीएफ दोनों दिया जाएगा। उसके बाद है श्रीमती वर्मा। श्रीमती वर्मा जी के लिए जो आंसर होने वाला है इसको हम लोग देखते हैं। श्रीमती वर्मा जी जो हैं, इनके लिए आंसर था यदि जी या पीएफ में से कोई एक इनको दिया जा सकता है। जी या वाला याद रखना, जी या पीएफ में से कोई एक दिया जा सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूं 112 हमारा इधर है। 112 वाला क्वेश्चन, अक्षय वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा होने वाला है यदि ना तो जी दी जा सकती है और ना ही उसको पीएफ दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होने वाला है। आगे मैं बात कर लेता हूं, अगला क्वेश्चन है, अक्षय के बाद है श्रीमती देवल के लिए जो है क्वेश्चन का आंसर, यदि उसे केवल पीएफ दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल शानदार तरीके से राइट आंसर होने वाला है। चलो जी बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहे भैया, फटाफट से देखते रहते हैं। चलो ठीक है, ये कह रहा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, तो इसका आंसर है कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की, कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक है, आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 115। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है, आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में? तो आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर होगा। आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 115 के बाद आपका 116
116 116 इधर है और 116 है दंगा वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दंगा प्रवण यानी कि जहां पर दंगा फैल रहा है क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख, आप स्टेशन के इंचार्ज हैं, तो आपको सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। संभावित उपद्रवियों को की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर निगरानी करनी चाहिए, शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए, खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेधादेश लागू करने चाहिए, अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता। यह सारे ही आपको अच्छे लग रहे होंगे देखने में। ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो परेशान करने वाले थे। तो यहाँ क्या है, जब दंगा प्रवण यानी कि दंगा प्रवर्तित क्षेत्र में चल रहा है, दंगा फैला हुआ है, तो शांति का उल्लंघन जो कर रहे हैं लोग, क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, है ना, शांति के उल्लंघन के प्रयास को टालने के निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए। यानी कि जो इनका उल्लंघन कर रहे हैं उनको पकड़ के, है ना, कस्टडी में लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहां आपका राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117। 117 में क्या होने वाला है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आप क्या करोगे, है ना। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आप क्या करोगे। क्षेत्र के सभी नागरिक की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए, साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए, हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए, सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और ऐप पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो इसमें आंसर की संभावना ये भी हो सकती है और ये भी मैं आपके लिए थोड़ा सा डाउट में रखूंगा दोस्तों। मुझे इसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन बोर्ड इसका आंसर हो सकता है कि डी भी मान ले, संभावना है, पॉसिबिलिटी। तो मेरे अकॉर्डिंग सी मुझे ठीक लगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है, आप एक जांच अधिकारी हैं और प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है, तो इसका तो बिल्कुल आसान था, प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। आप कोई मतलब वो आपको रिश्वत वगैरह देने की कोशिश कर रहा है, तो आपको वो सब नहीं करना, प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। आप निष्पक्ष जांच करेंगे, आप कोई रिश्वत लेकर उस चीजों को, है ना, नहीं मानेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। 119 ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले में जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए, है ना। ऑनलाइन कट्टरपंथों के मामलों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए, ये है ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। और उसका आंसर सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्नैप्स का साझा करने चाहिए। तो इसमें ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए, तो प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडरकवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। अंडरकवर एजेंट, भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडरकवर, इसकी संभावना थोड़ी सी मुझे गलत लगती है। ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। चलो, सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्नैप्स साझा करने चाहिए। पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर भाई क्या लगा आपको? ओनली आंसर बताओ सर, ओनली आंसर बताना है। इसमें भी थोड़ा सा मुझे रियली में डाउट है। संभावना पहले की तो मैं गलत करता हूँ। ऐसे विषय पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले में इसके लिए भी मैं यहाँ से थोड़ा सा हट जाता हूँ। सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्नैप्स साझा करने चाहिए। पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि, मुझे सी की संभावना थोड़ी ज़्यादा लग रही है, सी की संभावना, है ना। तो मैं सी को यहाँ टिक करके चलता हूँ। आगे 119 के बाद आता है हमारा 120, 119 के बाद आता है हमारा 120।
ये 3 क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन मेरे लिए भी डाउट में है, सच बताऊं तो। ठीक है, 120 वाले का आंसर क्या है? नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। इसका बिल्कुल सही आंसर है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये है आपका, आप एक अपराध शाखा इकाई में निरीक्षक हैं जो संगठित अपराध और गिरोह से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इकाई में कार्यरत हैं, तो इसके लिए नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामले में निपटने के लिए अपने कौशल, आपको कोई काम दिया गया है, आपको कोई काम दिया गया है, उस काम को आपको जिम्मेदारी के साथ करना होगा। वो कह रहा ना, महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है, नहीं, आपको जो काम दिया गया है उसको जिम्मेदारी से करेंगे। तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आपके सामने, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता जब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, तो जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, आपको क्या ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए? ना, बिल्कुल गलत बात। परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए? बिल्कुल गलत। पारिवारिक प्राथमिकता नहीं कर सकते क्योंकि वहां नेशनल सिक्योरिटी की बात है, गलत। ऑप्शन नंबर डी बचता है, ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रणनीति रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए, डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 122 की अगर मैं बात करूं, 122 में ये कह रहा है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले के अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। आपको क्या करना है? सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल शानदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने 123, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति संगठन का गठन करना चाहिए, शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक था इसका। और उसके बाद है आपका 124, एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं। कौन सा कर सकता हूं? लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके, है ना, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके मैं कर सकता हूं वो प्रदर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा यहां पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125, ये आप लोगों ने सभी ने सही किया होगा, है ना, ये बिल्कुल सभी ने सही किया होगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलो जी नेक्स्ट 126, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तो सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करोगे? नहीं। क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करेंगे, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करेंगे और उसके साथ समन्वय करेंगे। ठीक है ना, अन्य आपातकालीन सुविधाओं को भी आप लेकर चलोगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 127 है हमारा इधर की तरफ। 127 ये रहा भैया। पथिक सफर, नाविक क्या? पथिक के लिए सफर होता है, नाविक के लिए भैया समुद्री यात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। मेहनती, गरिमा में, समर्पित तीनों पॉजिटिव सेंस के मीनिंग है और असंतुष्ट हो गया भैया नेगेटिव सेंस पर। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, सी वाला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। 129 और 130 पर आ जाओ। 20, 24, 42, 90 इसका आंसर है आपका 190। और इसमें जो डिफरेंस पर लॉजिक लग रहा था वो मैं बता देता हूं। पहले 0 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर इसमें 18 का अंतर है, फिर आगे 48 का अंतर है और अगला वाला तो इसमें पावर 3 माइनस पावर 2, ए की 3 माइनस ए की 2 वाला, फिर 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, 4 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 2। ये अच्छी सीरीज थी। और आगे आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2, अर्थात 125 में से 25 घटा दोगे 125 में से 25 घटा दोगे 100 बचेगा और 100 को जब 90 में जोड़ोगे 190 आंसर आ जाएगा।
चर्च का कोड दिया गया था इस प्रकार से, टेम्पल का पूछा गया है तो 2-2 का क्रॉस था इसमें, पिछले में सभी का क्रॉस था फर्स्ट का लास्ट के साथ, इसमें डबल का क्रॉस है और वो भी अपोजिट लिख रहा है। एच का हाई स्कूल और चिल्ड्रंस खाते हैं क्रैक्स, इस प्रकार से। आर का आई हो जाएगा, यू का एफ हो जाएगा, ऐसे ही सी का एक्स हो जाएगा, एच का एस हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसमें जो आपका राइट होने वाला है वो VGKNVO ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल शानदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 131 क्या कह रहा है, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन था, इसका आंसर है 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। राहुल और रॉबिन भाई हैं, इसका आंसर है मामा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। राहुल और रॉबिन भाई हैं, प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 133 ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक था, थोड़ा सा कह सकते हो कि टाइम टेकिंग हल्का सा, थोड़ा सा कर सकते हो आसानी से, पर इतना भी टाइम टेकिंग नहीं था कि होगा ही नहीं। वो बस ये कह रहा है कि पहले, तीसरे और छठे को तो अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दो, और चौथे और सातवें को वर्णमाला के अनुसार उनके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि नवगठित शब्द में तीसरे और पांचवें के बीच कितने अक्षर होंगे, तो इसका आंसर था 7 अक्षर होने वाले हैं, 7 अक्षर, बिल्कुल 7 आप लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। घड़ी वाले पर आ जाओ। घड़ी वाला क्वेश्चन कहाँ गया, इधर वाला देखो, ये घड़ी वाला बिल्कुल आसान सा पूछ लिया, बिल्कुल आसान सा। सटीक घड़ी सुबह 9 बजे इसका समय दिखाती है, जब घड़ी में 3 बजेंगे, 9 से 3 पर जा रही है तो पूरे 6 घंटे चल रही है 9 से 3 पर। 30 छिक्के 180 स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, सीधी रेखा, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 135 क्या कह रहा है। 135 में भैया ये कह रहा है कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं, तो ट्राइंगल तो था शिक्षित वाला, वो कह रहा है शिक्षित नहीं है, तो ट्राइंगल में तो आंसर है नहीं, अब वो कह रहा है कितने पिछड़े लोग यानी कि छोटे सर्कल वाले, ये बड़े सर्कल वाले नहीं, छोटे सर्कल वाले। तो 17 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 17 और 5 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 17 और 5 22 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच का डायग्राम पूछा गया है। समुद्र, पृथ्वी और सूर्य, तो पृथ्वी पर अंदर समुद्र, और भैया सूर्य अलग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हल करने वाला क्वेश्चन था, ये आपका भाई आप खुद से सॉल्व कर सकते थे, कैलकुलेशन थी, बस इसका आंसर आ रहा है 42 इसका बिल्कुल सही है। और जो आपका ऑर्डर सीक्वेंस वाला है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें सबसे छोटा पूछा था, तो सबसे छोटा इसमें ए हो जाएगा, सबसे छोटा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन घनाभ वाला, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन पूछा गया है ना, अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन था, और बहुत से बच्चों से शायद गड़बड़ी हुई होगी इस क्वेश्चन में, छोड़कर चले गए होंगे, और मैंने बोला भी था अगर कोई क्वेश्चन परेशान करता है तो उसको पकड़ना मत, उसको छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा था ऐसे कितने घन है जिनकी 2 तरफ हरा रंग होगा। अब हरा रंग जो था वो 2 फेसेस पर था, ऊपर वाली पर और नीचे वाली पर। मान लो ऊपर वाली फेस पर हरा रंग है ना, और इनको कुछ इस तरीके से काटा गया है, इस तरीके से 3 4 और 1 2 3 4 और 5 और 6, कुछ इस तरीके से इनको काटा गया था दोस्तों, कुछ इस तरीके से इनको काटा गया था। तो इसमें आंसर कैसे निकालना था, देखो ये आपकी 4 वाली होगी, ये आपकी 6 वाली होगी। अब जो इधर जो बच रही है वो आपकी 1 वाली है, इधर जो बच रही है वो आपकी 1 वाली है ना। इनको इस प्रकार से काटा गया है, इनको इस प्रकार से काटा गया है घन को। तो कह रहा था हरा रंग पूछा गया, हरा रंग। तो भैया हरा रंग, मेरी बात सुनना, जब हम इसको काटेंगे ना, तो ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, भाई वो 1 वाली है, तो इसकी दूसरी साइड पे भी तो हरा रंग होगा, इसकी दूसरी साइड में। तो 2 2 4 2 6 2 8, ये केवल 8 ही घन ऐसे हैं भाई। एक तो इधर फेस पर हरा हो गया और दूसरी तरफ पर हरा होगा, बाकी किसी पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बीच में कट रहे हैं। देखो ये बीच वाले, क्योंकि बाकी फेस पर कोई भी रंग नहीं होना चाहिए, उसने ये बोला था बाकी फेस पर कोई भी रंग नहीं होना चाहिए। तो ये 8 घन ऐसे हैं बीचों बीच, क्योंकि ये वाली जो भुजा थी वो 1 सेंटीमीटर की थी, इस पर तो कोई कट है नहीं। 4 पर 4 वाले 1 सेंटीमीटर वाले, और 6 पर इधर से 1 सेंटीमीटर वाले काटे गए थे। तो 6 इधर बनेंगे, 4 इधर बनेंगे, लेकिन उसने बोला था हरे रंग वाला, तो
8 ये घन ऐसे हैं इधर भी और उधर की तरफ भी जिन पर हरा रंग होगा। 2 हरे रंग वाले पूछे थे ना, जिनकी 2 तरफ हरा रंग होगा और बाकी सभी तरफ कोई रंग नहीं होने वाला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था हमारा 8, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इधर आपका क्वेश्चन ये आ गया 140। 140 वाले में पूछा गया था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो इसका आंसर था पेनेंस। ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ऊपर सी कहीं भी नहीं आ रहा, ऊपर जो सी है वो कहीं पर भी नहीं था, ऊपर सी कहीं पर भी नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 141 वाला, ये पिछली शिफ्ट में भी था और इस वाली शिफ्ट में भी है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। इसी तरीके का क्वेश्चन था ये पिछली शिफ्ट में भी, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो आप अपने में मैच कर लेना, आपका ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, तो मैं बता देता हूँ 987 48 652, 987 48 652, याद रखना 987 48 652 इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट अगला प्रश्न 142। 142 आपका कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होने वाला है वो ना तो एक सही और ना ही दो, दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों गलत। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, इधर आ जाओ। 143 वाले में कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा था, तो आसान है, दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों ने बना लिया होगा। इसमें ये वाला ठीक था, आपके में कौन सा वाला है ऑप्शन वो मैच कर लेना, ठीक है। और यहाँ पूछा था कौन सी आकृति बनाई जा सकती है और कौन सी नहीं बन सकती, मतलब कि इन दिए गए टुकड़ों से कौन सी बन सकती है। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि आप इन पर नंबर लिख लिया करो, 1 2 और ये वाली 3 है और ये वाली 4 है, इनको ढूंढना है। तो ये हमको मिल रही हैं ऑप्शन नंबर बी पर। ये 1 वाली हो गई इधर कोने पर, 2 नंबर वाली इधर आ गई और 3 नंबर वाली इधर साइड वाली हो जाएगी और 4 नंबर वाली ये हो जाएगी। तो ये बी पर जाकर बन रहा था और बी दिया है हमको बी ऑप्शन में ही, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट, ये पारदर्शी शीट पर मोड़ा गया कागज है, जब आप इसको इधर की तरफ मोड़ोगे तो ये वाली जो लाइन है वो इधर की तरफ ऐसे आ जाएगी और इसमें जो कट ऐसे लगे हुए थे वो कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसको आप इधर की तरफ पलट दोगे, इधर की तरफ पारदर्शी सीट है तो इस पर जो लाइनिंग है वो इस पर आकर छप जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पेपर अच्छा आया है, पेपर को नहीं कह सकते कि आसान है, मैं नहीं कहूँगा। कभी आप ये सोच रहे हो कि जी रीजनिंग आसान है, रीजनिंग जितनी आसान है वो सबके लिए ही आसान है। और जो आपके 12-15 क्वेश्चन जो हैं वो भाई ऐसे हैं जो उनको समझदारी के साथ करके चला गया उसका सिलेक्शन है, और जो समझदारी मतलब ऐसे ही पढ़कर चला गया या छोड़ कर आ गया वो थोड़ा सा सिलेक्शन से दूर हो जाएगा। क्योंकि जो 40 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन तो भाई ऐसे हैं जो सभी कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन पर तो सबका ही स्कोर, जिसने रीजनिंग पढ़ी है 40 तो कर रहा है वो। आगे के जो 15 क्वेश्चन है वो हैं समझदारी वाले क्वेश्चन, कह सकते हैं समय खाने वाले क्वेश्चन या लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आपको पूरी समझदारी के साथ पढ़ना होगा, तभी वो सॉल्व होंगे अच्छे से, ठीक है। हार्ड उनको भी नहीं कहूंगा, लेकिन वो पूरी समझ के अकॉर्डिंग पढ़ने पड़ेंगे, है ना। आ जाओ, यहां क्वेश्चन आपका होने वाला है एक्स और वाई भाई हैं तो इसका आंसर है भैया आपका पत्नी, है ना। एक्स और वाई भाई वाले का आपका आंसर है पत्नी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सार्थक शब्दों में लगाना है, सार्थक शब्दों में तो भैया सबसे पहले शिशु आ जाएगा और शिशु के बाद फिर बच्चा आ जाएगा, बच्चा, और बच्चे के बाद आ जाएगा किशोर अवस्था, फिर वयस्क अवस्था 3 नंबर, और फिर लास्ट में बुढ़ापे वाली अवस्था। 15,432, 15,432 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बहुत से बच्चे इसको उल्टा मत समझ जाना क्या जी 15,432 तो इधर से भी है ना। अवस्था जो लिखी जाएगी वो हमेशा नीचे से, है ना, शुरुआत से। पहले शिशु जन्म लिया तो शिशु, पहले तो जन्म ही आएगा ना, तो ये परफेक्टली राइट है। कभी आप इसको कर जाओ कि जी इसमें भी तो 15,432 उल्टा लिखा हुआ है, मैं इसको गलत ही कहूंगा। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा, ये आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, उल्टा मत कर देना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 148 की अगर मैं बात करूं, ये भिन्न वाला पूछा गया था, ये अच्छा क्वेश्चन था। आपको इसमें करना क्या है, जैसे कि आप देखोगे ये सिंगल ब्लैक है, सिंगल ब्लैक के लेफ्ट में तो 2 खाली हैं, इसमें सिंगल ब्लैक के लेफ्ट में 3 खाली हैं, सिंगल ब्लैक के लेफ्ट में 3 है, लेफ्ट में 3, लेफ्ट में 3, सिंगल ब्लैक के लेफ्ट में 3, सिंगल ब्लैक के लेफ्ट में 3 है, और इसमें 2 थे। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा,
अलग हो जाएगा। फिगर जो थी ना, सिंगल ब्लैक से देख लो, सिंगल ब्लैक के लेफ्ट में 3 खाली बॉक्स आ रहे हैं, सिंगल ब्लैक के में लेफ्ट में 3 वाइट है, सिंगल ब्लैक के लेफ्ट में 3 वाइट, सिंगल ब्लैक के लेफ्ट में 3 वाइट, ऐसे देख लेना, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन भैया 149 वाला, 149 वाला, हाँ 8 सदस्य हैं, ये उपहार वाला है, शुभकामनाएं देते हैं, इस समूह द्वारा प्रयोजन के लिए कितने प्रिंट ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग, उपहार वाला या ग्रीटिंग कार्ड, उसके लिए आपको फॉर्मूला भैया पता ही है, n × n-1 होता है। गिफ्ट वाला या उपहार वाला, तो 8 लोग थे, 8 में से घटा दोगे 8 सत्ते 56, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 150, ये आपका मैथ का क्वेश्चन था, तो राहुल सर ने ये आपको बता दिया होगा, फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर 1200 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल शानदार। ठीक है, तो टोटल आपका जो कंप्लीट हो चुका है। 3 क्वेश्चन दोस्तों डाउट में है, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, रीजनिंग के जो 3 क्वेश्चन है वो मेरे डाउट में है, बोर्ड उनका क्या आंसर देता है, मैंने अपनी तरफ से उनका आंसर आपको बताया है, लेकिन हो सकता है संभावना कि वो उनका बोर्ड कुछ आंसर चेंज करके आपको दे। ठीक है, तो बाकी ये भैया आपके लिए गूगल फॉर्म है, आप इसको अवश्य भर लेना। आपका क्या क्या स्कोर रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023। जय हिंद साथियों, यह गूगल फॉर्म आपसे इसलिए भरवाया जा रहा है कि जिससे कि अंकित सर आपके डाटा का सही एनालिसिस करके एक सटीक कट ऑफ आपको बता पाएं, जिसके लिए आपका सहयोग अति आवश्यक है। कृपया सही जानकारी ही भरें, वह नेगेटिव हटाने के बाद जो नंबर बने वही नंबर मार्क्स आफ्टर नेगेटिव में फिल करें, और मार्क्स के अलावा कुछ भी उस पर ना लिखें। धन्यवाद। ठीक है ना। जेंडर में अपना जेंडर भर देना, कैटेगरी क्या है, योर स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, एग्जाम डेट क्या थी, एग्जाम की शिफ्ट क्या है, टोटल अटेम्प्ट्स क्वेश्चन कितने हैं, टोटल राइट क्वेश्चन कितने हैं, टोटल रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, मार्क्स आफ्टर नेगेटिव काटने के बाद आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, अपना फोन नंबर और RWA के बारे में अपनी राय, और फिर इसको आप सबमिट कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो तो बाकी ऐसे ही कल जो पेपर होंगे, कल का एनालिसिस भी आपको ऐसे ही कराया जाएगा, आंसर की आपको बताई जाएगी। तो बाकी मिलते हैं आपसे कल पेपर होने के बाद। ठीक है, तो आप लोग अपना स्कोर ज़रा मैच कर लेना कि आपका स्कोर क्या हो रहा इस पेपर का। मैं अगर पेपर की बात करूं तो भाई रीजनिंग की मैं बात करूं, बाकी सब्जेक्ट का सभी सर ने बताया होगा। रीजनिंग के लिए 55 क्वेश्चनों में से अगर बात की जाए तो भाई 40 क्वेश्चन जिस बच्चे ने रीजनिंग पढ़ी है, अब ना पढ़ने वाले की तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जिसने रीजनिंग पढ़ी है तो 40 क्वेश्चन वो शुरू के 15 क्वेश्चन पर अगर ना फंसता है तो वो जो 15 क्वेश्चन है ना, जो लैंग्वेज वाले हैं, थोड़े टाइम टेकिंग है, उनसे अगर बचकर चलता है तो 40 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से वो कर लेगा। वो स्कोर करने वाले क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। उसके बाद शुरुआत में मत फंसना, उस टाइम टेकिंग क्वेश्चनों को स्किप करते चलना, क्योंकि बाकी और मैथ हिंदी आपके और भी सब्जेक्ट है। तो उसके बाद जब आप उन क्वेश्चनों पर आते हैं तो उनको थोड़ा सा बारीकी से समझ कर करना, समझने के बाद उन क्वेश्चनों का आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कि जो डिसीजन मेकिंग के आपके 5 क्वेश्चन आए थे, टाइम टेकिंग थे लेकिन आसान थे, हार्ड नहीं कहूंगा, आप उनको कर सकते हो, लेकिन समझने के बाद, क्योंकि वहां 7-8 शर्तें आपको दी गई थी, 7-8 शर्तें दी गई थी, उनको समझने के बाद ही, बाकी तो फिर आसान था, और क्वेश्चन जो थे ना वो आसान थे कि किसको PF मिलेगा या G मिलेगा, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना था। ठीक है, तो बाकी कल मिलते हैं आपसे कल के पेपर के बाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।